सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के है, जो अब तक की अगर देखी जाए राजस्थान की ऐतिहासिक भर्ती है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर पद आए हैं। और ये सौभाग्य है उन विद्यार्थियों का जो इस समय तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती आना अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1900 समथिंग पद जो इसमें टोटल आए हैं, उसमें से 150 पद ज्योग्राफी के भी हैं। तो हमारी जो मूल बात रहेगी वो तो ज्योग्राफी को लेकर के रहेगी, लेकिन पहले कुछ बातें जैसे मैं जनरली बात करना चाहूँ कि हर विद्यार्थी के मन में एक शंका ये है कि जी अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो हम उतने दिन में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन सवालों के ऊपर मैं सहज बात करना चाहूँगा। कोई बहुत बड़ी हम इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, लेकिन बहुत साधारण सी बातें जो हमारी चर्चा के अंदर होती हैं उन्हीं बातों को हम यहाँ पे करना चाहेंगे। अगर एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम अक्टूबर के अंदर ही हमें मान के चलना है कि अक्टूबर जब प्रस्तावित तिथि दे रखी है आरपीएससी ने, तो हमें यही मानना है कि अक्टूबर के अंदर ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि बहुत सारे के दिमाग में ये है कि अक्टूबर में नहीं होगा, आगे होगा, वो होगा। तो हमें तो ये मान के चलना है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमारी रणनीति बनानी है। और उस रणनीति के दौरान हमारे 100 दिन हैं हमारे पास अभी। अगर हम बात करें जुलाई से लेकर के, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने तो ये हो गए 90 दिन, और 10 दिन हम अक्टूबर के मान सकते हैं। तो 100 दिनों के अंदर क्या हम हमारे सिलेबस को व्यवस्थित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों ने पहले, चाहे वो पिछली बार इंटरव्यू के अंदर रहे हों या जिन्होंने नेट सेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है या जो ऑलरेडी पहले स्कूल लेक्चरर हैं, तो उन्होंने अधिकांश तक किसी न किसी स्वरूप के अंदर इस सिलेबस को पढ़ा है। तो हमें 100 दिनों की रणनीति के दौरान क्या करना है। सबसे पहले हमें हमारा सिलेबस लेना है और उस सिलेबस के ऊपर मंथन करना है कि भाई ये सिलेबस है और किस प्रकार से हम कवर करेंगे। क्योंकि अगर उस सिलेबस को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है, हाथ पांव फूल जाते हैं कि बहुत लंबा होगा, लेकिन आप में से उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आपको आ रही हैं। इसलिए ठंडे दिमाग से, धैर्य के साथ में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी रणनीति ये रहेगी कि शुरुआत के 2 महीनों के अंदर एक बार हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए, और फिर अगला जो सितंबर का महीना उसके अंदर हम रिवीजन करेंगे, और अक्टूबर के महीने में एक बार आप वापस रिवीजन कर पाओगे। इस प्रकार से हम 3 बार हमारा सिलेबस निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें रणनीति किस प्रकार से क्या करनी है उसके ऊपर हम चर्चा करना अभी चाहेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि टोटल हमारे 3 पेपर जो हैं, 3 पेपरों के अंदर पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें 150 प्रश्न होंगे, पेपर सेकंड भी 150 प्रश्न होंगे क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट के हैं, और पेपर थर्ड वो है राजस्थान जीके से संबंधित है, तो इसके अंदर 100 प्रश्न होंगे। अब हमारी जो रणनीति होगी वो इस चीज को लेकर के होगी कि तीनों पेपर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और टोटल जो 24 घंटे का जो समय है उसको हमें इस प्रकार से डिवाइड करना है कि ताकि हम तीनों पेपरों को मैनेज कर पाए। क्योंकि नहीं तो ये होता है कई बार विद्यार्थी एक ही पेपर फर्स्ट को लेकर के बैठा है और फिर थोड़े दिन बाद में ये लगता है कि मेरा तो पेपर सेकंड रह गया या पेपर थर्ड रह गया। तो मेरा मानना ये है, हो सकता है कि आप मेरी रणनीति से सहमत हो न हो, वो आपका विचार है, लेकिन मैं मेरे विचार के अकॉर्डिंग आपके साथ में बात करना चाहूँगा कि भाई तीनों पेपरों को हमें एक साथ में लेकर के चलना चाहिए। और जहाँ तक समय भी अपना अलग अलग होता है, कौन, सबकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, कौन कितना पढ़ पाता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि इस दौरान आप 12 से 14 घंटे अगर समय हम निकाल सकते हैं 24 घंटे में से, तो उसमें से 1/3 टाइम तो हमें देना है पेपर थर्ड को, और बाकी 2 हिस्से का जो समय है वो देना है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को। अब इसमें से टोटल ये मान के चलो कि हमारे पास 100 दिन है, और हर जो यूनिट होगी पेपर फर्स्ट के अंदर लगभग 9 यूनिट हैं और पेपर सेकंड के अंदर 10 यूनिट हैं।
टोटल आप यूं मान के चलें कि 19 यूनिट हैं। अगर राउंड फिगर के अंदर मैं ये कहूं कि हमारे पास 20 यूनिट हैं और हर यूनिट में अगर 15 टॉपिक हों तो लगभग हमारे पास 300 टॉपिक होते हैं। और 60 दिन की ही बात करना चाहता हूं पहले मैं आपके साथ में। तो 60 दिन का मतलब हो गया कि रोजाना के आपको 5 टॉपिक चयन करने हैं। यानी जुलाई और अगस्त में जब सिलेबस की बात करते हैं 5 टॉपिक आप चयन करेंगे तो आप ये देखना कि आपको सिलेबस में से 3 टॉपिक वो लें जो आपने पहले से पढ़े हैं। यानी 3 तो हमने कह दिया कि पुराने टॉपिक प्लस 2 आप नए टॉपिक जिनमें आपकी पकड़ कम है उनको आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम 5 टॉपिकों को अगर लेकर के चलते हैं तो 60 दिन के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, उसको बहुत अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे। इसी प्रकार से समानांतर आपका राजस्थान का जो थर्ड पेपर है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन यहां पर जो 5 टॉपिकों की बात कर रहे हैं इसका मतलब आपको पहले प्लानिंग ये देखनी है कि भी ये 9 यूनिट हैं, उन यूनिट को आप आसान और मुश्किल दोनों को डिवाइड अलग अलग करके और फिर उसमें से ये देखने हैं कि आज का पर डे का आपको टाइम टेबल बनाना है कि इस डे के अंदर 7 दिनों के अंदर हम ये टॉपिक कर लेंगे, अगले 7 दिनों में ये, अगले 7 दिनों में ये, अगले 7 दिनों के अंदर ये। तो जुलाई और अगस्त के अंदर हमारे इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट हो सकते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इन टॉपिकों को कहाँ से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बात कर ले कि 5 टॉपिक आप कंप्लीट कर लें, क्या 5 टॉपिक डेली कंप्लीट करना संभव हो पाएगा? बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर लगभग 2 घंटे का अगर हम समय देते हैं, 1.5 से 2 घंटे, तो बहुत आसानी से हम उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। और अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो मेरे विचार से हमारे दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार तो आधा समय तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, या अंत में आते आते तो हम 1-1.5 महीना जब बचता है तब तो ये लगते हैं कि इस बार का वाला एग्जाम अगर ख़त्म हो जाए तो ठीक है और अगली बार ही फिर मैं पूरे जोर शोर से तैयारी करूँगा। हमें पूरा दम लगा के काम करना चाहिए। और मेरे विचार से हम 100 दिन के अंदर वो विद्यार्थी भी कर सकते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत बातें पहले की हैं, लेकिन हमें इस दौरान बात ये ध्यान रखनी है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सीखनी है, बहुत गहराई के अंदर अब हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दिमाग के अंदर ये भी प्रश्न रहता है कि जी 5 टॉपिक अगर डेली हम पढ़ते हैं तो हम उसको डीप में पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। आपको बहुत गहराई के अंदर अब नहीं जाना। आप ऐसा कीजिए कि 100% की मैं बात ही नहीं करता, मैं ये बात कर रहा हूं कि 60% हमारा सिलेबस बहुत अच्छा होना चाहिए। 30% सिलेबस आप एवरेज कर लीजिए और 10% सिलेबस वो है जिनके टॉपिक्स हमें कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे ऐसी समस्या आएगी, और उन 10% को लेकर के हम सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। तो उन 10% में से आपको जितना भी कुछ मिले आप वो चीज़ें पढ़ लीजिए, ज़्यादा उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 90% के लिए काम किया है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। जहाँ तक मैंने नोट किया है, मैं पिछले कई सालों से विद्यार्थियों से भी जुड़ा हुआ हूँ, कि हमारी जो दिक्कत होती है वो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन प्रश्नों को लेकर के चिंतित रहते हैं कि हर पेपर के अंदर 10% प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका उत्तर या तो हमें मिलता नहीं या मिलता है तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और हम हमारी परीक्षा की रणनीति को बदल देते हैं और उस समय हमारे जो सहज और सरल प्रश्न होते हैं उनको हम गलत करते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हम सहज और सरल प्रश्नों को गलत नहीं करें, ये रणनीति हमारी होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पिछले जो सालों के पेपर हैं उनका अभ्यास करना पड़ेगा। आप किताब चाहे एक कम पढ़ पाएं, एक तो आपके पास जो भी पाठ्य सामग्री जो आपने जहां से पढ़ी है, चाहे आपके पास अपने बनाए हुए नोट्स हों, चाहे आपने किसी गाइड से तैयार किया हो या किसी से आपने कोचिंग ली हो, जो भी है जहां से आपने नोट्स तैयार किए हैं उन नोट्सों से, प्लस आपके पुराने जितने भी पेपर आए हैं नेट के या अदर कोई भी पीसीएस के अंदर जो पेपर आए हुए हैं उन पेपरों को आप जरूर समय निकाल करके अध्ययन करें। क्योंकि मैं जहां तक मैंने नोट किया है कि मैं ये मानता हूं कि 70% के आसपास जो प्रश्न होते हैं वो पुराने पेपरों से संबंधित होते हैं।
अब कहेंगे तो फिर जी हमें पेपर ही पढ़ लेने चाहिए, अगर 70% वहाँ से आता है तो फिर हमें दिक्कत ही नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो प्रश्न वैसा का वैसा आए, लेकिन प्रश्न का उत्तर बनाया जा सकता है, उत्तर का प्रश्न बनाया जा सकता है। आपकी सोचने की जो क्षमता होती है उस टॉपिक के संदर्भ में वो अलग हो जाती है। जहां तक मैं अभी बात कर रहा था कि भी हम एक दिन के अंदर 5 टॉपिक करेंगे। आपको ये करना है कि एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे आपने पढ़ा कि वायुमंडल की संगठन और संरचना के टॉपिक को पढ़ा, आपके नोट्स में से आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया, उससे संबंधित आप देखिए कि विगत परीक्षा के अंदर कौन कौन से प्रश्न आए, फिर उसके बाद में आप अपने टॉपिक को वापस याद कर लीजिए। अगर ये काम आप 2 घंटे के अंदर निश्चित रूप से एक टॉपिक के संदर्भ में कर पाते हो और हो भी जाएगा, तो 60 दिनों के अंदर आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, पीछे के सालों के अंदर इस प्रकार के पेपर पूछे जा रहे थे, तो निश्चित रूप से संभावना है कि आगे भी उन्हीं से संबंधित कुछ न कुछ पैटर्न, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। अगर बहुत अप्रत्याशित बदलाव अगर पेपर में आते हैं तो हमें फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो किसी भी विद्यार्थी को नहीं आ रहे होते हैं ऐसे प्रश्न, तो उन प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है। बहुत ही सहज और सरल तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि अब हमारे सामने बातें आएंगी, ऐसे कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए इस समय के दौर के अंदर हम ये देखें कि भी हम अपना स्थान कैसे सुनिश्चित करें। बहुत सहज और सरल तरीके से आप पढ़िए। और मैंने पिछली बार की 2 बार मैं पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ, और पिछली बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो उस दौरान जब शुरुआत के अंदर जब बात आई थी तो दिसंबर के अंदर एग्जाम के लिए फॉर्म निकाले थे, और उस दौरान मार्च में एग्जाम होने थे, तो 3 महीने का लगभग टाइम था। तो 3 महीने के अंदर मैंने तैयारी की थी। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग भी 3 महीने के अंदर, हालांकि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था, तो मैं ये मानता हूँ कि 3 महीने के अंदर आप भी अपना सिलेबस है बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। ये तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है इस बार कि पद कितने हैं, कितने लोग बैठ रहे हैं। अधिकांशतः तो अपना समय इसी स्थिति के अंदर गुजारने वाले होते हैं। इसलिए जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं, मेरे विचार से उनकी ये कोई समस्या नहीं है। और आपकी रणनीति बहुत स्ट्रिक्ट और शानदार होनी चाहिए कि आप 100 दिन तो आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर आप 3 बार रिवीजन कर पाओगे। कम नहीं होते हैं 100 दिन अगर हम काम करते हैं, पहले हमने किए हैं तो इसलिए 60 दिन के अंदर, जुलाई और अगस्त के अंदर तो हम एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सितंबर में एक बार उनको वापस रिवीजन करेंगे, और अक्टूबर में एक बार फिर हम उनको पुनः दोहरान से संबंधित कार्य करेंगे। यहाँ पेपर थर्ड भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पेपर फर्स्ट और सेकंड है। मेरे विचार से इसके अंदर भी मैं 2 मिनट में इस संदर्भ में भी बात करूंगा कि यहाँ अगर आप देखें तो 3 घंटे कम से कम आप इसके लिए निकालें, 3 से लेकर के 4 घंटे। तो उसमें 1 घंटे आप यूँ कह सकते हो कि कला और संस्कृति का जो पार्ट है, इतिहास का जो पार्ट है उसके लिए, 1 घंटे का राजस्थान की जो राज व्यवस्था है और अर्थशास्त्र है उससे संबंधित, और 1 घंटे के लिए जो करंट का पार्ट है उससे संबंधित हम चीज़ों को अगर करेंगे तो इनके भी टॉपिक आप ये मान के चलिए कि लगभग आपके पास अगर 2 टॉपिक अगर रोजाना करते हो तो 60 दिन के अंदर हम 120 टॉपिक के आसपास कर पाएंगे। इससे ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं, यानी 120 टॉपिक से ज़्यादा इसके अंदर नहीं मिलेंगे। 2 टॉपिक आपको डेली इसमें से ख़त्म करने हैं और 5 टॉपिक आपको सब्जेक्ट के ख़त्म कर लेने हैं। तो जुलाई और अगस्त के अंदर आपको, जब अगस्त आएगी तो आप में एक अपने आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है वो आधी परीक्षा तो उसी प्रकार से हासिल सफलता अपने सुनिश्चित कर लेता है। अब मैं एक बार थोड़ी सी सिलेबस के ऊपर भी हमारी चर्चा करना चाहूँगा कि पेपर जो फर्स्ट है उसके अंदर हमारे जो ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करेंगे कि पेपर फर्स्ट में भौगोलिक चिंतन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, भू आकृतिक, जलवायु, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल, कार्टोग्राफी, सांख्यिकी और जियो स्पेशल टेक्निकी हैं। इनमें से बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं कि जो आपको आ रहे होते हैं। मैं अगर समय मिला तो एक एक यूनिट के ऊपर भी थोड़ा बात करूंगा कि भी हमें उस यूनिट के अंदर क्या क्या देख लेना चाहिए या कौन से पार्ट महत्वपूर्ण है जहाँ से हमें उनको टच करना चाहिए। यहाँ पर मैंने इनके संबंध में किताबों की भी बात की गई है कि इन किताबों से किताब पूरी पढ़ने की बजाय हम में जो टॉपिक उसमें से लगते हैं उस टॉपिकों की सहायता जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं उनकी ले सकते हो, या आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको
और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अधिकांशतः इस परीक्षा की पहले से ही अनुमान था कि ये मई और जून के अंदर आने की संभावना है और सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो अधिकांश इस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पहले से लगे हुए थे। तो यहाँ भौगोलिक चिंतन की अगर बात करें, जो स्कूल लेक्चरर की या नेट सेट का दिया है, तो उनका अधिकांश पार्ट यहाँ से किया हुआ है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें, चाहे भूआकृतिक, जलवायु, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल, इनके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ पार्ट जियो स्पेशल टेक्निक के ऊपर आकर के यहाँ पे दिक्कत आती है कि जी हमारा इस एक यूनिट को लेकर के विद्यार्थी ये कहते हैं कि पहले पेपर के अंदर तो गड़बड़ हो रही है, या सेकंड पेपर के ऊपर भी हम बात करेंगे। भौगोलिक चिंतन के लिए या तो आपने जो भी बुक पढ़ रखी है वो ठीक है, नहीं तो माजिद हुसैन की है, वो बहुत अच्छी है। तो बात ये आएगी कि हम इतने दिन के अंदर कर पाएंगे क्या इन चीज़ों को। हाँ, आपने अगर पहले से अगर चीज़ें पढ़ी हैं तो आपकी निश्चित रूप से मैनेज है, और फिर भी अगर नहीं पढ़ी हुई है, नया अगर विद्यार्थी है, तो आप इस समय के अंदर 3 महीने में नोट्स तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन किताब के अंदर आप अंडरलाइन कर लीजिए और वहीं से उसको वापस दोहरान कर लीजिए। मुख्य अगर कोई बिंदु होते हैं तो उनको आप कागज़ के ऊपर नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल में तो अब हम लिख नहीं पाएंगे। दूसरा, रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित बात आती है, तो इसके अंदर समस्या ये आती है कि जी ये प्रश्न, इसका मैटर बहुत कम मिलता है हमें। तो वीरेंद्र प्रकाश शर्मा और कोटा ओपन से बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। और दूसरी जो बात मैं करना चाहूँगा इस संदर्भ में, आप इन दोनों को पढ़ करके और उसके बाद में नेट के जो फर्स्ट पेपर के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट लगता है, आप वहाँ से एक बार प्रश्न, इनके 5-5 प्रश्न मिलेंगे, आप वहाँ से उन प्रश्नों को कर लीजिए, तो आपकी एक समझ होगी, वो विकसित हो जाएगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी के संबंध में जो आपके मन में भय व्याप्त है वो नहीं रहेगा। भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, अब इनके लिए अलग अलग किताबें हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो सविंदर सिंह है वो काफ़ी पर्याप्त है और अच्छी बुक है, तो आप वहाँ से सविंदर सिंह से इन तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। पर्यावरण भूगोल की अगर मैं बात करूँ तो दृष्टि जो IAS की आती है उसमें से, या जो परीक्षा वाणी की आती है वहाँ से आप टॉपिक देख लीजिए। कार्टोग्राफी और सांख्यिकी विधियों की बात करें तो JP शर्मा में से करने हैं, और उसके साथ साथ में पुराने जो पेपर हैं उनको आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको किताब के अंदर डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, लेकिन पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग वापस वही रिपीट हो जाती हैं। इसलिए बुक में से पढ़ने के बाद में पुराने पेपर तो सब यूनिट के हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, और उन यूनिट में से अगर प्रश्न अगर आप करते हो तो आप में आत्मविश्वास आ जाए। बहुत छोटी छोटी यूनिट है, यानी बहुत बड़ी नहीं है, मतलब यहाँ पर चीज़ें। जियो स्पेशल टेक्निक की अगर बात करें, विश्वम्बर शर्मा और विश्वम्बर नाथ की जो किताब है उसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, उसमें से करने के बाद में आप पेपर जो पुराने हैं वो कीजिए। ये पेपर फर्स्ट के और पेपर सेकंड के आप समानांतर किताबों को लीजिए भी यूनिट को, कि ताकि रोजाना आप कर सकें। पहले एक सप्ताह का पूरे सिलेबस को विश्लेषण करना है कि भी टोटल सिलेबस इतना है, 60 दिन में हम कैसे कवर करेंगे। फिर उसमें से आपको ये देखना है कि एक सप्ताह के अंदर हमें इतना कर सकते हैं, और फिर एक सप्ताह का डिवाइड करने के बाद में फिर आप पर डे के ऊपर आइए एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, कि भी आज के दिन ये काम करना है। अगर बाई चांस कभी कोई काम हो जाए तो नेक्स्ट डे उसको खत्म करना ही करना है हर हालत में, चाहे टॉपिक वो साधारण हो पाए और चाहे वो बहुत अच्छे से हो पाए। तो 60% काम आप यूँ मान लीजिए कि आपको बहुत बेहतर करना है, और 30% अगर आप एवरेज करते हो तो भी आप सिलेक्शन के दायरे में होंगे। अगर हम 100% अगर यूँ करना चाहेंगे कि बहुत बेटर हो, तो निश्चित रूप से हमारा फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटर की कोई सीमा नहीं होती है। काम आपने शुरू किया है, उस काम को आप अधिकतम अच्छा करने का प्रयास कीजिए। जितना हमारे पास समय है उस समय के अकॉर्डिंग ही हम काम कर पाएंगे। तो पेपर जो सेकंड है उसके ऊपर भी अगर मैं बात करूं, पेपर सेकंड के अंदर आर्थिक भूगोल, जिसके लिए हम NCERT और जगदीश प्रसाद काशीनाथ है, इनमें से देख सकते हैं। अधिकांशतः टॉपिक NCERT में से ही कंप्लीट हो जाते हैं। कृषि भूगोल की अगर बात करें तो प्रमिला कुमार के अंदर काफ़ी अच्छी लिखी हुई बातें हैं, और औद्योगिक और परिवहन भूगोल के लिए राजमहल लोढ़ा और दीपक माहेश्वरी से। परिवहन के लिए कुछ आप कोटा ओपन के अंदर जो पार्ट होगा उसमें से भी हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद में प्रादेशिक नियोजन की बात आती है, SD मौर्य या RC चांदाना में से जो आप देख पाएँ उसमें से देखना। जनसंख्या भूगोल में RC तिवारी, सारी नहीं पढ़नी है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हैं उन टॉपिकों के ऊपर ही हमें डिटेल में बात करनी है।
अधिवास भूगोल आर सी तिवारी की आ गई, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल एस डी मौर्य और गायत्री प्रसाद। इनमें से मिला जुला करके, क्योंकि यूनिट छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, तो आप इसमें से जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें से हमें देखने हैं। राजनीतिक भूगोल सक्सेना सर की हो गई, और भारत का भूगोल डी आर खुलर की, और राजस्थान के भूगोल एच एस शर्मा और सक्सेना जो हैं, इन किताबों की हम सहायता ले सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी आती है कि सर ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपने बता दी किताबों की, और इतनी किताबें तो इतने समय में नहीं कर पाएंगे। दोनों स्थितियां हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखी हैं उनके लिए तो इन किताबों में से उसने अपने हिसाब से कुछ लिखा होगा या अंडरलाइन की होंगी, तो उनके लिए तो पढ़ना मुश्किल है नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी राइटर की पढ़ें, आपने पहले से अगर किसी दूसरे राइटर की अगर पढ़ रखी है तो वो भी अच्छी है, आप उसी किताब का दोहरान दोबारा करें, न कि किताब को बदलें। जो नए विद्यार्थी हैं और जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, तो मेरे विचार से उनको अब ये होगा कि भी आप मार्केट के अंदर से अरिहंत नेट जेआरएफ वाली गाइड आती है, उसमें एक साथ में सारे टॉपिक मिल जाएंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग भी मार्केट के अंदर कोई गाइड दे रखी होगी, उसमें आपको एक साथ में कंबाइंड सिलेबस मिल जाएगा। तो आप बहुत बेहतर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ ठीक कर पाएंगे कि उसमें से आप 2 बार 3 बार 4 बार उस सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए जितनी बार, क्योंकि नई नई अगर किताबें आप खरीद करके काम शुरू करेंगे तो फिर आपका सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। यदि हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा तो दोहरान कार्य नहीं होगा, जब तक दोहरान नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पेपर के अंदर प्रश्न तो बोले जी सेंधा सेंधा लागे क्या, और सेंधा सेंधा लागे कि हुआ बैठा उत्तर 4 में से 2 ये ठीक है ये ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल क्लियर आने चाहिए, मिनिमम एरर होने चाहिए, क्योंकि त्रुटियां जितनी ज़्यादा होंगी इसका मतलब हम सिलेक्शन के दायरे से उतने ही कम होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भी एक विद्यार्थी जिसको 100 में से 95 प्रश्न आते हैं, और एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको 100 में से 85 प्रश्न आते हैं, ये 85 वाला सफल हो सकता है, 95 वाला असफल होता है। 95 उसको कुछ देखे हुए से लगते हैं, जिसको 95 आ रहे हैं उसको अच्छे से नहीं आ रहे हैं, और उसने 20 गलत कर दिए और 1/3 उसके माइनस हो गए। आपने देखा कि 20 गए उसके 75, और 75 में से 7 और चले गए उसके, लगभग आप यूँ कह सकते हो 68 प्रश्न बचे हैं। लेकिन जिस विद्यार्थी को 85 प्रश्न आ रहे थे उसने मात्र 5 ही गलत किए, 2 आप उसके नेगेटिव मार्किंग काट दीजिए, फिर भी यहाँ पे उसके 78 प्रश्न बचते हैं। अब ये विद्यार्थी है वो सफल है और ये असफल है। इसको 95 प्रश्नों का नॉलेज था, यानी कहीं न कहीं इसने 95 प्रश्न देखे थे। इसको इससे 10 कम आ रहे थे दूसरे विद्यार्थी को जिसने 85 प्रश्न देखे थे, लेकिन उसका एरर मात्र 5 के ऊपर है और उसके 78 बन रहे हैं। इसका मतलब अब ये सफल है और ये असफल है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि भाई आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ने की बजाय इस समय आपके पास स्टिक और मिनिमम सामग्री होनी चाहिए, और उस मिनिमम सामग्री को आप अधिकतम बार रिवाइज कीजिए, ताकि अगर उनमें से प्रश्न आ जाए तो कम से कम आपका गलत न हो। बोलो जी और आगे तो इतना टाइम में पढ़े ही कौन जा, आपने से पहले पढ़ रखा है वो ठीक है, उसको अधिकतम आप रिवाइज कीजिए। आपको 5 प्रश्न पेपर में कम आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग जितनी कम होगी हम सफलता के उतने ही नज़दीक होंगे। तो इसलिए मैं अगर बात को अगर कहना चाहूँ संक्षिप्त तौर पे, तो हमें क्या ध्यान रखना है, 100 दिनों के अंदर आपको एक प्लानिंग ये बनानी है कि लगभग आपके पास 20 यूनिट हैं। 20 यूनिट हैं तो इसका मतलब 3 दिन के अंदर 1 यूनिट आपको डिसाइड करनी है, और लगभग आप यूँ कहें कि 5 टॉपिक होते हैं मतलब आपके सामने पर डे के। तो पर डे के 5 टॉपिक में से आप मुश्किल आसान को मिश्रित कर लीजिए, आप अपने सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, 4-6 घंटे उसके ऊपर लगाइए, और फिर उसके बाद में आगे का काम है वो पर डे के अकॉर्डिंग आप खत्म करते जाइए, और निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। ये मेरा ऑनलाइन वीडियो है, पहला ही बनाया है मैंने, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ चीज़ें जिस प्रकार से कहना चाह रहा था हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई होंगी,
और आगे की प्रयास करेंगे कि और अच्छा आपको कुछ बता पाएँ। और अगर मुझे समय मिला तो मैं पर यूनिट के ऊपर भी आपके सामने बात करना चाहूँगा कि इन यूनिटों के ऊपर हमें इस प्रकार से आपको फोकस कर लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से हर यूनिट के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही साधारण देखने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उनके ऊपर भी अगर हमें समय मिला तो मैं एक यूनिट के ऊपर आपके सामने बात करना चाहूँगा कि इस यूनिट में से हमें कहाँ से फोकस क्या क्या कर लेना चाहिए। तो पुराने जो पेपर हैं उनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। किताब चाहे आपकी एक कम पढ़ी जाए और जितना आपके पास पहले से लिखा हुआ है उसको आप रिवीजन करें। नए बचे हुए जो आपके टॉपिक हैं उनको आप सहजता से किसी किताब में से देख लें, या कोई मार्केट के अंदर अगर कोई गाइड या नोट्स अवेलेबल अगर हो रहे हैं तो उसमें से आप उस चीज़ को काम कर लें। नोट्सों के संदर्भ में अगर बात की जाए, मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास 60 से 70% मैटर जो स्कूल लेक्चरर का है वो व्यवस्थित है। उस संदर्भ में अगर किसी को हेल्प चाहिए तो दिए गए जो नंबर हैं उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर लें तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। बाकी क्योंकि जल्दबाजी के अंदर जो लास्ट का 30-35% जो सिलेबस था उनके मैं भी नोट्स तैयार नहीं कर पाया था, क्योंकि दोनों बार स्थितियां यही आई थी कि ये जो आपके सामने जो 100 दिन वाली जो हम बात कर रहे हैं उस स्थिति के अंदर वो चीज़ें जो मुझे नहीं आ रही थी उनको कहीं पे नोट कर लिया, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर अगर 10 बिंदु मुझे नहीं आ रहे हैं तो उन्हीं की बात मैंने नोट की थी, तो इसलिए वो आपके लिए कारगर नहीं होंगी। लेकिन 60 से 70% एज ए स्कूल लेक्चरर का ही सिलेबस है। उससे संबंधित अगर किसी को कोई सहायता चाहिए तो वो दिए गए नंबर से संपर्क कर लें और आपको पाठ्य सामग्री होगी वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। और भी अगर आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन मुझसे उचित लगे तो आप पूछ सकते हो। और धन्यवाद।